नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो महीना है बहुत ही ज़्यादा त्योहारों वाला महीना है, दिवाली का समय है। और इस समय जो हमारी तैयारी है उसमें त्रुटि रहनी मतलब त्रुटि हो सकती है, लेकिन मैं आपके लिए छोटे रूप में बहुत ही सीमित चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, जिससे क्या है आप अपनी तैयारी को भी करते रहें और जो आपका महीना है यह भी चलता जाए। तो देखिए, आज हम एक नाटक को देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि एक और द्रोणाचार्य नाटक आपको पता है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है। और पता है आपको कि इसकी जो मतलब ये जो नाटक है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलान में प्रश्न बनते हैं। और इसकी जो इस नाटक का कथानक है, अगर आपको पता होगा तो उससे आप कई प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो देखिए, शंकर शेष के द्वारा ये जो नाटक है लिखा गया है, एक और द्रोणाचार्य। तो देखिए, इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और इसके कथानक को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसको देखने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। देखिए, शंकर शेष कृत नाटक एक और द्रोणाचार्य का संपूर्ण अध्ययन हम करने जा रहे हैं। शंकर शेष का जन्म जो है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को ही हुआ 1933 को, और इनका जब निधन हुआ 28 नवंबर 1981 को। शंकर शेष की हम संक्षिप्त जीवनी को भी देख लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक थे। डॉक्टर शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्री बाई शेष था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई थी। तो देखिए, शंकर शेष की ये पारिवारिक स्थिति भी हम देख रहे हैं, उनके माता पिता का क्या नाम है। और देखिए क्या है, उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई थी। और शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी थी। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उनको नाटकों के क्षेत्र में ही मिली। देखिए, कुछ रचनाकार जो होते हैं उनको किसी एक क्षेत्र में ही मतलब प्रसिद्धि मिलती है। जैसे कि प्रेमचंद हो गए, उनको उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में मिली। जयशंकर प्रसाद हो गए, उनको नाटकों के क्षेत्र में मिली। उसी प्रकार से शंकर शेष को भी नाटकों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। और देखिए क्या है, उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी। मतलब आपको जैसा कि पता है कि प्रेमचंद भी गए थे मुंबई और वे भी फिल्मों के लिए फिल्म राइटिंग किया करते थे। उसी प्रकार से शंकर शेष भी फिल्मों के लिए लिखते थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, देखिए रचनाएं महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो रचनाकार हैं सिलेबस में है, और इनकी कोई सी भी रचना जो है पूछ ली जाएगी, और अगर आपके इनकी रचनाओं के बारे में आपको नहीं पता होगा तब दिक्कत होती है। तो देखिए, इनके नाटक है मूर्तिकार 1955 का है, रत्नगर्भा 1956 का है, नई सभ्यता नए नमूने 1956 का है, बेटों वाला बाप 1958 का है, अप्राप्त है, तिल का ताड़ 1958 का है, बिन बाती के दीप 1958 का है जिसका मंचन हुआ है 1970 में, और बाढ़ का पानी 1968 का है, बंधन अपने अपने 1969 का है, खजुराहो का शिल्पी 1970 का है, फंदी 1971 का है, एक और द्रोणाचार्य 1971 का। तो आपको एक और द्रोणाचार्य जो रचना है इसकी तो तिथि आपको याद ही होनी चाहिए, प्रकाशन वर्ष की 1971 की है। कालजयी जो है मराठी में लिखी गई 1973 की है। कालजयी का फिर हिंदी अनुवाद भी हुआ 1973 में। फिर घरोंदा देख लीजिए 1974 का है। अरे मायावी सरोवर 1974 का है। रक्तबीज 1976 का है। राक्षस 1977 का है। पोस्टर 1977 का है। चेहरे, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो चेहरे जो रचना है 1978 की है। त्रिकोण का चौथा कोण 1979 का है जो कि अप्राप्त है। कोमल गांधार की अगर हम बात करें तो 1979 का है। आधी रात के बाद 1981 का है। तो देखिए, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? एक और द्रोणाचार्य जो कि 1971 की रचना है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये रचना के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इससे प्रश्न बनना लगभग तय है। तो इस रचना को आप भूल नहीं सकते। 1971 की रचना है एक और द्रोणाचार्य, और एक 1971 में ही
फंदी इनकी रचना है। तो देखिए ये 2-4 रचनाएं जो हैं एक मतलब टाइम पीरियड में जो लिखी गई हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से बनते हैं। अगर हम इनकी एकांकी देखें तो एकांकी देखिए क्या है। विवाह मंडप 1957 की है। हिंदी का भूत 1958 का है। त्रिभुज का चौथा कोण 1971 का है। एक प्याली कॉफ़ी 1979 का है। अजायब घर 1981 का है। पुलिया 1981 का है। और सोपकेस 1981 का है। प्रतीक्षा और अफसरनामा। अगर हम इनके बाल नाटकों का देखें तो दर्द का इलाज 1973, मिठाई की चोरी 1973, और अनुदित नाटक देखें दूर के दीप 1959, एक और गांव 1972, चल मेरे कद्दू ठुमक ठुमक 1973 का है। फिर है पंचतंत्र और गारवे 1981 का है। तो देखिए ये इनके एकांकी नाटक थे। एकांकी आपको पता होगा कि जो कि नाटकों की तरह ही होता है लेकिन एक अंक में समाप्त हो जाता है। आपको पता है नाटकों में अगर हम किसी नाटक को देखते हैं तो उसमें 2-3 अंक होते हैं जिसमें बहुत सारे दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी जो होता है वह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। उसमें दृश्य नहीं बदलते, एक ही दृश्य रहेगा और वहीं पे वो नाटक शुरू होगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो वो होती है एकांकी। उपन्यास देख लीजिए। तेंदू के पत्ते 1956 की है जो कि अप्राप्त है। चेतना 1971 की है। खजुराहो की अलका 1972 की है। और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 1980 की है। अब इसको भी देख लीजिए इनके बारे में क्या क्या मतलब कहे गए हैं बातें और इनकी रचनाएं और कौन सी है। अनुसंधानात्मक प्रबंध हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 1961 का है। छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1965 का है। आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1967 का है। और इसको देख लीजिए पटकथा संवाद घरौंदा 1978 का है। दूरियां 1979 का है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अगर हम मुख्य बिंदुओं को देखें या इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है किसी भी नाटक रचना या कहानी उपन्यास का जो होता है उसके रचनाकार के बारे में जानना, उसके पात्रों के बारे में जानना, उसके जो मुख्य कथन होता है उन सभी चीज़ों को जानना ही मतलब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा खुद को आसान या इजी फील करेंगे। तो देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 में हुआ था। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1971 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे किंतु नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्धि मिली या हुई। एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया है जिसने एक शिष्य को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दिया। और इसको भी देख लीजिए। नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया गया है। नाटक का 2 भागों में विभाजन किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में 7 और 7 दृश्य हैं। तो नाटक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अंक जो है उसमें कितने दृश्य हैं, 4 दृश्य हैं, और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। तो 4 7 मिलकर कितने हुए, 11। टोटल ये जो नाटक है 11 दृश्यों में हमें देखने को मिलता है। नाटक का परिचय देखिए। इस नाटक में 2 तरह की कहानियां चलती है। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग है। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। तो महाभारत का जो द्रोणाचार्य है वह तो अतीत का पात्र है, लेकिन जो अजय है वह वर्तमान का पात्र है। तो देखिए
दो कहानियों को मिलाकर के एक कहानी के अंदर कैसे तालमेल बिठाया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, भीष्म अर्जुन युधिष्ठिर और सैनिक, ये सारे के सारे इस नाटक के पात्र हैं। और ये सारे के सारे जो पात्र थे अतीत के पात्र थे, पुराने पात्र थे। आधुनिक पात्र देख लीजिए। अरविंद जो है नाटक का मुख्य पात्र है और प्रोफेसर है। लीला जो है अरविंद की पत्नी है और यदु जो है अरविंद का साथी जूनियर प्रोफेसर है और प्रिंसिपल 60 वर्ष का है। जो प्रिंसिपल की आयु है वह 60 वर्ष है। बिंदु अरविंद का छात्र है जो कि 20 वर्ष का है। तो इनकी उम्र जो है आप थोड़ा देखते चलिएगा तो अंदाजा तो कम से कम आप लगा ही पाएंगे। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट विमलेंदु मृत, शिक्षक अनुराधा छात्र 20 वर्ष की और एक और द्रोणाचार्य नाटक की कथानक। इस नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदनशील झांकियां प्रस्तुत की गई है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुमारों का आचार्य बनाना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण करना और युधिष्ठिर का नरो व कुंजरो व अर्धसत्य, इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्ति किया गया है। अरविंद एक मध्यवर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है और उस पर अपनी कैंसरग्रस्त मां और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली है। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेने देने के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। और देखिए क्या है, प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लभ रास्ते पर चलने से रोकते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या। चंदू, तो देखिए मतलब बताया गया कि अगर हम किसी भी विशिष्ट या जो हमसे अमीर वर्ग का है, जो हमसे ऊपर है, उसका अगर विरोध करोगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, जो कि वर्तमान समाज की बहुत ही ज़्यादा प्रमुख समस्या कह सकते हैं। और ये समस्या जो है, इस समस्या को इस नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है शंकर शेष ने। तो देखिए क्या है, हत्या का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय सत्यवक्ता सच्चरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता है और विरोध की तकलीफ देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाग्रस्त भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी नहीं टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधाकर वह प्रेसिडेंट के दबावों के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो देखिए, अरविंद का जो प्रिय छात्र था चंदू, उसी पे जो है अरविंद जो है अब मतलब कर रहा है, केस कर रहा है एक तरह से कि मतलब ये जो लड़का है ठीक नहीं है, ये सब मतलब उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये जो है अब मतलब उसका जीवन खराब कर रहा है। जिस प्रकार से अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, एकलव्य जो था एक अच्छा स्टूडेंट था जिसने
बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तो उसका किस प्रकार से जो द्रोणाचार्य था उन्होंने अंगूठा मांग लिया था और उसकी जो धनुष विद्या थी उसको एक तरह से खराब कर दिया था अंगूठा मांग करके। क्योंकि कोई भी धनुषधारी जो है जब तक उसके पास अंगूठा नहीं रहेगा वो अच्छा धनुषधारी कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब तक अगर आप अच्छे कॉलेज से या अच्छे उससे पास आउट नहीं होंगे तो आप कहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी, कहाँ आप कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अरविंद के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने एकलव्य जो कि एक अच्छा स्टूडेंट था उसके साथ किया, उसी प्रकार से यहाँ पे जो अरविंद है अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा है। और देखिए क्या है, और ये सब करने का कारण क्या है, व्यवस्था। क्योंकि वह दबाव में है, उसके ऊपर भी लोग हैं और उसका जो जीवन यापन है उन्हीं लोगों पर निर्भर है, इस कारण वे ये सारे निर्णय ले रहा है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसे बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंचता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते पर फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो राजकुमार है, जो कि उस प्रिंसिपल का बेटा था जिस कॉलेज में जो अरविंद था पढ़ाता था, और उसी प्रकार से उसको प्रिंसिपल बना दिया गया वादे के मुताबिक अरविंद को, और अरविंद के एक तरह से हाथ काट दिए गए कि मतलब अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहानी एक मोड़ लेता है और प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वह डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और वह एक शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेल कर मार देने का अभियोग चलाया जाता है। तो देखिए कि जो काम अरविंद ने नहीं किया उस काम की उसको अब सजा मिलेगी। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है और यह नाटक चंदू के अर्ध सत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए इस नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि समाज जो है उसमें किस तरह से मतलब गलत चीज़ों को बढ़ावा देने का एक तरह से उसमें सच्चाई कहने की जो क्षमता है वह नहीं रह गई है। और जिस तरह से महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे एक शिक्षक होने के बाद भी अपने शिष्यों को नहीं समझा पाए, उसी चीज़ को अरविंद के माध्यम से यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और लास्ट में जैसे द्रोणाचार्य युद्ध में मारे जाते हैं उसी प्रकार से ये जो नाटक है एक और द्रोणाचार्य, उसमें अरविंद को एक तरह से मतलब क्या मर्डर के केस में फंसा दिया जाता है। और ये आप समझ सकते हैं कि कोई मर्डर के केस में जब फंसता है तो काफ़ी लंबा चला जाता है, या तो उसकी मौत होगी या तो कुछ होगा। तो यही सारी चीज़ें इस नाटक में बताने की कोशिश की गई है। तो इस नाटक को जो है इतिहास से जोड़ने की कोशिश की गई है। महाभारत के पात्रों को वर्तमान के पात्रों से जोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक तरह से प्रयास, एक तरह से बहुत ही अच्छे से इसको बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए इसके जितने भी महत्वपूर्ण पात्र हैं आप उनके बारे में देख लेना फिर से। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं और इसको ज़रूर रीड आउट करना, क्योंकि एक बार सुनी हुई चीज़ को अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें जो याद हो जाती हैं। बाकी मैं इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है रेगुलर लाता रहूँगा। एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ और आप लोग अपनी तैयारी में कसर मत छोड़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए। साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए चैनल एक बहुत ही ज़्यादा वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि मैं केवल आपको यहाँ पे पढ़ाता नहीं, मैं आपको लेक्चर के साथ साथ उसकी PDF भी देता हूँ ताकि आप रिवीजन करें। और जब आप रिवीजन करेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी जो प्रिपरेशन का लेवल होता है उस स्तर पर आप पहुँच जाएंगे। और आपको मैंने जितना PDF या जितना कंटेंट प्रोवाइड किया है वह बहुत ही ज़्यादा इनफ है।
तो डिस्क्रिप्शन में साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना जो सपोर्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाइए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और आप ये बता सकते हैं कि आपको किस विषय पे, किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, तो मैं उस विषय पे आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा और चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।